AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, और इसमें हमने बात की रेवेन्यू रिकॉग्निशन में कि सेल ऑफ गुड्स होता है, सेल ऑफ सर्विसेज होती हैं, तो रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज होती है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, इन सब की इनकम कैसे रिकॉग्नाइज होती है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सेल ऑफ गुड्स की रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होती है? सेल ऑफ गुड्स की रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होती है व्हेन गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड, रिस्क एंड रिवार्ड हैज बीन ट्रांसफर्ड एंड देयर इज नो अनसर्टेनिटी। तो गुड्स के रिस्पेक्ट में आपने क्या क्या पढ़ा है? अगर गुड्स का सेल होता है, सेल ऑफ गुड्स है, तो इसकी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होती है व्हेन ट्रांसफर हो गया हो। दूसरी बात, रिस्क एंड रिवार्ड भी ट्रांसफर हो गया हो। और तीसरी बात, नो अनसर्टेनिटी। फिर हम लोग ने बात की सर्विसेज के रिस्पेक्ट में। सर्विसेज की रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज की जाती है? व्हेन परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गया हो। दूसरी बात, नो अनसर्टेनिटी। नो अनसर्टेनिटी का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा नहीं आएगा। फिर उसके बाद इंटरेस्ट की इनकम। इंटरेस्ट की इनकम कैसे रिकॉग्नाइज होती है? टाइम प्रोपोर्शन बेसिस। डिविडेंड की इनकम कैसे रिकॉग्नाइज होती है? व्हेन राइट टू रिसीव डिविडेंड इज एस्टैब्लिश्ड। राइट टू रिसीव डिविडेंड का मतलब होता है डिविडेंड डिक्लेयर्ड। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में डिविडेंड प्रपोज करती है डायरेक्टर्स। जब एजीएम में वो फाइनलाइज हो जाता है तो उसे कहा जाता है डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है। जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर होता है उस दिन इन्वेस्टर जो होता है डिविडेंड की इनकम को रिकॉग्नाइज कर लेता है। और आपने उसके बाद बात की रॉयल्टी के रिस्पेक्ट में। रॉयल्टी की इनकम रिकॉग्नाइज हो जाती है एक्रूवल बेसिस पे, व्हेन right to receive dividend is established। जैसे बुक के केस में आपने देखा था कि इफ ऑन प्रिंट, आपको रॉयल्टी अगर प्रिंट पे मिलती है तो एज सून एज पब्लिश्ड, और अगर आपको रॉयल्टी मिलती है ऑन ऑन सेल तो एज सून एज सोल्ड। दिस वॉज व्हाट वी हैड स्टडीड। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं AS9 में? अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देखने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू लुक फॉर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सर्विसेज, कि सर्विसेज के रिस्पेक्ट में रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज होती है। तो यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होती है व्हेन परफॉर्मेंस इज कंप्लीट और देयर इज नो अनसर्टेनिटी। मतलब इसका ये हुआ कि अगर हमने परफॉर्मेंस कर ली है और उसके बाद ऐसा कुछ लगता है कि अब ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा नहीं आएगा, तो ऐसे में सर्विस प्रोवाइडर अपनी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। यहाँ पे बात हो रही है चार्टर्ड अकाउंटेंट की, एडवोकेट्स की, इंजीनियर्स की, डॉक्टर्स की। ये सब रेवेन्यू अपनी कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, इनकी परफॉर्मेंस कंप्लीट कब मानी जाती है, अब बेसिकली हम ये देखने जा रहे हैं। सर्विसेज की रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज होती है ये तो आपको पता है कि व्हेन परफॉर्मेंस कंप्लीट कर लिया हो सर्विस प्रोवाइडर ने और उसके बाद उसे ऐसा लगता हो कि उसके पास ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा नहीं आएगा। लेकिन ये बताइए, जिस सर्विस प्रोवाइडर ने सर्विस देने से पहले ही पैसा ले लिया है उसके लिए, तब तो जब उसने पैसा लिया तो वो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेगा। हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? उन सर्विस प्रोवाइडर्स की बात कर रहे हैं जिनको अभी तक पैसा नहीं मिला है। तो वो अपनी रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करेंगे? जब परफॉर्मेंस कंप्लीट हो जाता है। अब ये परफॉर्मेंस कंप्लीशन कैसे कहा जाता है? जैसे एज फार एज माई प्रोफेशन इज कंसर्न, टीचिंग प्रोफेशन इज कंसर्न, यहाँ पे परफॉर्मेंस कंप्लीट कब माना जाएगा? मान लीजिए हम एक बैच स्टार्ट करते हैं जो 6 महीने में कंप्लीट होगा, तो परफॉर्मेंस कंप्लीट का मतलब क्या 6 महीना होता है? नहीं। टीचिंग प्रोफेशन में परफॉर्मेंस कंप्लीट का मतलब होता है हर दिन हम जितना पढ़ाते जा रहे हैं वो परफॉर्मेंस कंप्लीट होते जा रही है। अगर मान लीजिए से फॉर एग्जांपल
कि 100 क्लासेस की फीस 10,000 रुपए होती है, तो एक क्लास की फीस कितनी हो गई? 100 रुपए। हमने अगर एक क्लास ले ली है और हमें ये लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा नहीं आएगा, से फॉर एग्जांपल कि हमने एडवांस नहीं रिसीव किया आपसे और जो भी फीस की कलेक्शन आएगी वो बैच ओवर होने के बाद आएगी। 10,000 इज द फीस फॉर 100 क्लासेस, तो एक क्लास की फीस होती है 100 रुपए। हम जैसे ही एक क्लास कंप्लीट कर लेंगे अपनी और हमें ऐसा लगेगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा नहीं आएगा, तो हम 100 रुपए की रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। यानी ये परफॉर्मेंस की जो कंप्लीशन वाली बात होती है, ये हर सर्विस प्रोवाइडर के केस में डिफर करती है। जैसे हमारे केस में ये कैसे डिफर कर रही है, हम अपनी परफॉर्मेंस को प्रो राटा बेसिस पे कंप्लीशन मानते हैं। हर दिन जितना पढ़ा दिया उतना काम हो चुका है। 6 महीने के कोर्स का मतलब ये नहीं है कि 6 महीने बाद जब पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तभी मेरी परफॉर्मेंस कंप्लीट हुई है। हर दिन जितना कर रहे हैं वो हम अपनी परफॉर्मेंस को कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो इसी तरीके से हमें देखना है कि कुछ एग्जांपल्स में कि सर्विस प्रोवाइडर की परफॉर्मेंस कंप्लीशन कब मानी जाती है। ठीक है, ये बात देखिएगा। rendering of services, installation fees. In cases where installation fees are other than incidental to the sale of a product, in cases where installation fees are other than incidental to the sale of product, कभी कभी इंस्टॉलेशन के जो चार्जेस होते हैं वो सेल ऑफ प्रोडक्ट के साथ इंक्लूडेड होते हैं। जैसे आप किसी डीलर से एसी खरीदने जाइए तो वो आपसे कहता है 30,000 रुपए एसी का, 1,200 रुपए इसकी इंस्टॉलेशन का, मिला के 31,200 रुपए हमें दे दीजिए। या वो सीधे सीधे क्या कोट करता है, 31,200 रुपए दे दीजिए, एसी आपके घर पे इंस्टॉल करा देंगे। ठीक है, लेकिन यहां पे उसकी बात नहीं हो रही है। यहां पे कौन सी बात हो रही है? इन केसेस वेयर इंस्टॉलेशन फीस आर अदर देन इंसिडेंटल टू द सेल ऑफ प्रोडक्ट, मतलब सेल ऑफ प्रोडक्ट के साथ आप सर्विस नहीं ले रहे हो। एसी एक डीलर से खरीद के लाए हैं और अब एक इंजीनियर को पकड़ के या फिर इंस्टॉल करने वाले इलेक्ट्रीशियन को पकड़ के अब हम उसे कहते हैं कि चलो इंस्टॉल कर दो। तो इफ द इंस्टॉलेशन फीस आर अदर देन इंसिडेंटल टू द सेल ऑफ प्रोडक्ट, यानी सेल ऑफ प्रोडक्ट के साथ साथ सर्विसेज नहीं ले रहे हो आप सिर्फ एक्सक्लूसिव स्टैंड अलोन सर्विस ले रहे हो इंस्टॉलेशन की। This should be recognized as revenue only when the equipment is installed and accepted by the customer. तो देखिए, अगर आपने सर्विसेज ली है इंस्टॉलेशन के रिस्पेक्ट में तो उसकी रेवेन्यू आप कब रिकॉग्नाइज करोगे? ओनली व्हेन द इक्विपमेंट इज इंस्टॉल्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर। इक्विपमेंट इंस्टॉल हो गया हो और कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया हो तभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज की जाएगी। अब इसको ठीक ठीक से समझिए। मान लीजिए हम एक डीलर से जाते हैं एसी खरीदने और उसने बताया 31,200 रुपए दे दीजिए हमें, और हम एसी आपके पास इंस्टॉल करा देते हैं। उसने हमें बिल काट दी, उसके बाद एसी भी वहां से ट्रांसफर हो चुका है, गुड्स ट्रांसफर हो गया, रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो गया, वो 31,200 रुपए की रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेगा। भले अभी तक मेरे घर में वो एसी ऑन नहीं हुआ है, वो चालू नहीं हुआ है, उसकी हवा हमने नहीं खाई है, वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेगा, क्योंकि वो सेल ऑफ गुड्स की रेवेन्यू जैसे रिकॉग्नाइज होती है बिल्कुल वैसे ही रिकॉग्नाइज होगी। लेकिन अगर इंस्टॉलेशन सर्विसेज अदर देन सेल ऑफ गुड्स है, मतलब सेल ऑफ गुड्स से मतलब नहीं है, आपने इंस्टॉलेशन की सर्विस स्टैंड अलोन ले रखी है, तो ऐसे में जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो जाता है तब तक रेवेन्यू रिकॉग्नाइज सर्विस प्रोवाइडर नहीं कर सकता। यानी परफॉर्मेंस कंप्लीट कब मानी जाएगी सर्विस प्रोवाइडर की? एसी इंस्टॉल करने वाले ने एसी लगा दिया, हम एसी ऑन कर रहे हैं लेकिन हवा नहीं आ रही है, मतलब अभी इंस्टॉलेशन ठीक नहीं हुआ है, क्या वो अपनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकता है? नहीं रिकॉग्नाइज कर सकता। वो अपनी रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज करेगा जब एसी ऑन हो गया, हमने ठंडी ठंडी हवा खा ली, हमने कहा हाँ बड़ा अच्छा लगा, अब वो क्या कर सकता है? अपनी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे, हम लोग सर्विस प्रोवाइडर के लिए बात कर रहे हैं तो दो चीजें होती हैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए, एक तो परफॉर्मेंस का कंप्लीशन और दूसरा देयर इज नो अनसर्टेनिटी। हम लोग नो अनसर्टेनिटी की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस कंप्लीट कब माना जाएगा। सर्विस प्रोवाइडर जो इंस्टॉलेशन सर्विसेज दे रहा है उसकी परफॉर्मेंस कब कंप्लीट मानी जाती है? जब उसने सिर्फ इंस्टॉलेशन कर दिया हो? नहीं, इंस्टॉलेशन कर दिया हो और इंस्टॉलेशन के बाद कस्टमर सेटिस्फाइड है उस इंस्टॉलेशन से, तब उसकी परफॉर्मेंस कंप्लीट मानी जाती है। और मतलब उसने इंस्टॉलेशन किया, उसके बाद कस्टमर भी सेटिस्फाइड है और कस्टमर को देख के उसे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये पैसा नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, मान लीजिए हम अपने घर में बुलाते हैं एसी इंस्टॉल कराने के लिए। ठीक है, एसी इंस्टॉल वो कर रहा है, इंस्टॉलेशन कर भी लेता है, ठंडी ठंडी हवा भी आ जाती है, हम खुश भी बहुत हैं,
लेकिन उस समय हम अपनी पिस्टल को साफ कर रहे हैं, हम अपनी पिस्टल निकाल के उसे साफ कर रहे हैं। अब उसे क्या अनुमान लग रहा है देखने इंस्टॉलेशन करने के बाद कि पैसा मिल जाएगा क्या, उसे डाउट हो रहा है मेरे ऊपर कि पता नहीं पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकता है? नहीं। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए दो कंडीशन फुलफिल हो जानी चाहिए, एक तो परफॉर्मेंस कंप्लीट हो जानी चाहिए और दूसरा उसे ऐसा लगना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा नहीं मिलेगा। जब हम अपनी पिस्टल साफ कर रहे थे हम तो बस पिस्टल साफ ही कर रहे थे, लेकिन उसे देख के ऐसा लगा कि हो सकता है यहां से पैसा न मिल पाए, तो अब वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है। तो ये बात थी कि इंस्टॉलेशन की रेवेन्यूज को कब रिकॉग्नाइज किया जाता है। लेकिन ध्यान देंगे आप, ये अदर देन इंसिडेंटल टू सेल ऑफ प्रोडक्ट है, यानी अगर एक डीलर एसी बेचने वाला इंस्टॉलेशन सर्विसेज के साथ मिला के एसी को सेल करता है, 30,000 रुपए की एसी, 1200 रुपए की इंस्टॉलेशन, 31,200 रुपए की वो एसी सेल करता है, तो इस पूरे को 31,200 रुपए की रेवेन्यू को वो सेल की रेवेन्यू जैसे रिकॉग्नाइज होती है वैसे रिकॉग्नाइज करेगा। और सेल की रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कैसे होती है? गुड्स ट्रांसफर हो जाना चाहिए, दूसरी बात रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो जाना चाहिए, एंड देयर इज नो अनसर्टेनिटी, मतलब इंस्टॉलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर स्टैंड एलोन इंस्टॉलेशन की सर्विसेज ली जाए तो इंस्टॉलेशन हो जाना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, एंड देयर इज नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कलेक्शन, तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो सकती है इंस्टॉलेशन की। एडवर्टाइजिंग एंड इंश्योरेंस एजेंसी कमीशन, एडवर्टीजमेंट की रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होती है? रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज व्हेन द सर्विस इज कंप्लीटेड। एडवर्टीजमेंट की रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज हो सकती है जब सर्विस कंप्लीट हो जाए। फॉर एडवर्टाइजिंग एजेंसी, मीडिया कमीशन विल नॉर्मली बी रिकॉग्नाइज व्हेन द रिलेटेड एडवर्टीजमेंट और कॉमर्शियल अपीयर्स बिफोर द पब्लिक। मान लीजिए हम दैनिक जागरण को आज एक ऐड देते हैं, ठीक है, उस ऐड की कीमत है 20,000 रुपए। हमने दैनिक जागरण को आज एक ऐड दिया 20,000 रुपए का, ये एडवर्टीजमेंट दैनिक जागरण में आज से 12 दिन बाद छपेगा। हमने 20,000 रुपए का एक एडवर्टीजमेंट दिया है दैनिक जागरण को, वो आज से 12 दिन बाद छपेगा। अब बताइए वो दैनिक जागरण वाले रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे? वो दैनिक जागरण वाले रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज करेंगे जिस दिन दैनिक जागरण में वो न्यूज छप जाएगी। आज हमने सिर्फ एक ऑर्डर प्लेस किया उनको कि ये सर्विसेज हमें चाहिए आज से 12 दिन बाद, अभी वो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे आज से 12 दिन बाद जब एडवर्टीजमेंट पब्लिक के सामने अपीयर हो जाएगा। लेकिन आज हमने दैनिक जागरण को 20,000 रुपए दे के आज से 12 दिन बाद एक एडवर्टीजमेंट छापने को कहा है, रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे? आज ही रिकॉग्नाइज कर लेंगे। पैसा अगर आज दे दिए हैं तब तो आज ही रिकॉग्नाइज कर लेंगे। हम दैनिक जागरण को 12 दिन बाद न्यूज छापने को कहते हैं और पेमेंट उसके भी महीने बाद देंगे। ऐसा ही होता है मेरे केस में, हमको न्यूज में कोई भी ऐड देना होता है तो पहले आज से 12 दिन बाद का देंगे, उसके भी 12 दिन बाद या 25 दिन बाद पैसा देंगे उनको, ठीक है। तो मान लो आज से 12 दिन बाद वो अपने ऐड को छापेंगे, तो अब रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे? 12 दिन बाद वो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन हाँ साथ में एक चीज का ध्यान देंगे, देयर इज नो अनसर्टेनिटी। और सिंस मेरे साथ कोई अनसर्टेनिटी नहीं है इसलिए 12 दिन बाद दैनिक जागरण रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेता है। देखिए आगे, revenue should be recognized when the service is completed. For advertising agencies, media commission will normally be recognized when the related advertisement or commercial appears before the public, ठीक है। Insurance agency commission should be recognized on the effective commencement or renewal dates of the related policies. इंश्योरेंस एजेंसी का कमीशन, अगर आप इंश्योरेंस एजेंट हो तो आप अपने कमीशन की इनकम को कब रिकॉग्नाइज करोगे? जिस जिस दिन भी आपके क्लाइंट का रिन्यूअल डेट आता है प्रीमियम जमा करने का, उस दिन आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेते हो, ठीक है। आज आपने इंश्योरेंस पॉलिसी की है क्लाइंट की, तो इसी तारीख के हर साल क्या होगा, रिन्यूअल आते जाएगा उसका और उसे प्रीमियम जमा करनी होगी। उसने प्रीमियम जमा की कि नहीं की, या फिर आपका कमीशन तो उसके प्रीमियम जमा करने के भी बाद आता है, लेकिन जिस जिस दिन भी आपके क्लाइंट का रिन्यूअल डेट आएगा इंश्योरेंस एजेंट अपनी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते जाता है कमीशन की। इवेंट फीस, रेवेन्यू फ्रॉम आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस। आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस का मतलब ये हुआ कि अगर कैटरीना कैफ कोई आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस करने वाली हैं तो ऐसे में वो अपनी रेवेन्यू को तभी रिकॉग्नाइज करेंगी जब उन्होंने वो परफॉर्मेंस दे दी है, ठीक है। मतलब जब तक परफॉर्मेंस कंप्लीट नहीं हुई है, आज किसी जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने आज कैटरीना कैफ को साइन किया, ठीक है, और आज से 15 दिन बाद उन्हें कोई स्टेज शो करना है तो 15 दिन बाद ही वो क्या कर सकती हैं, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकती हैं। हालांकि आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है और वो कॉन्ट्रैक्ट 50 लाख रुपए में साइन हुआ है, कैटरीना कैफ ने आज साइन किया है, लेकिन आज से 15 दिन बाद वो इस स्टेज शो को करेंगी और हो सकता है उसके भी 25 दिन बाद कैटरीना कैफ को वो पैसे मिलेंगे।
तो कैटरीना कैफ आज से 15 दिन बाद परफॉर्मेंस करने के बाद पहले तो ये चेक करेंगी कि क्या कोई अनसर्टेनिटी है। अगर उनको लगेगा देयर इज नो अनसर्टेनिटी तो रेवेन्यू को 15 दिन बाद रिकॉग्नाइज कर लेंगी। परफॉर्मेंस कंप्लीट होने के बाद ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होती है। बैंक्वेट एंड अदर स्पेशल इवेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द इवेंट टेक प्लेस। बैंक्वेट और अदर स्पेशल इवेंट अपनी रेवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज करते हैं जब वो इवेंट हो जाता है। मतलब अगर आपने शादी के लिए कोई लॉन बुक कराया है, आज से 20 दिन बाद शादी है, तो जब शादी हो जाएगी, बारात निकल जाएगी, उस लॉन से खाली हो जाएगा लॉन, तब लॉन वाला क्या करेगा, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, लेकिन ये देखते हुए कि जिसने अभी शादी करके जो गया है वो वापस आएगा और पैसे दे जाएगा, वो नो अनसर्टेनिटी उसे दिखाई देगी, तो लॉन वाला अपनी रेवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज करेगा जब शादी कंप्लीट हो चुकी है। तो कहता है एंड अदर स्पेशल इवेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द इवेंट टेक्स प्लेस। व्हेन अ सब्सक्रिप्शन टू अ नंबर ऑफ इवेंट इज सोल्ड, अगर सब्सक्रिप्शन नंबर ऑफ इवेंट के लिए सेल किया गया है, नंबर ऑफ इवेंट का मतलब एक लॉन आपने बुक कराया है, मेहंदी से लेके शादी तक, मेहंदी, संगीत, सगाई, शादी, यही सब होता है ना, ये सब इवेंट के लिए मिला के आपने लॉन बुक किया है। ठीक है, 4 इवेंट होंगे, मेहंदी होगा, संगीत होगा, सगाई होगी, शादी होगी, इतना कुछ होगा, 4 दिन के लिए कंटिन्यूअसली लॉन बुक किया गया है। अब ये लॉन वाला रेवेन्यू अपनी कैसे रिकॉग्नाइज करेगी, ये लॉन बुक किया गया है 3 लाख रुपए में इन 4 इवेंट्स के लिए। ठीक है, तो अब ये लॉन वाला रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, ये लॉन वाला पहले तो एक रीजनेबल बेसिस लेके चारों इवेंट में लॉन के रेवेन्यू को बांट देगा। से फॉर एग्जांपल वो कहता है कि 4 दिन के लिए अगर हमें 3 लाख रुपए आते हैं, यानी एक दिन का कितना आता है, 75,000 रुपए। जैसे ही पहले दिन मेहंदी लग चुकी होगी, वो क्या करेगा, 75,000 की रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेगा। दूसरे दिन संगीत हो जाएगा, 75,000 रुपए की रेवेन्यू और रिकॉग्नाइज कर लेगा। तीसरे दिन सगाई हो जाएगी, 75,000 रुपए की रेवेन्यू और रिकॉग्नाइज कर लेगा। चौथे दिन शादी हो जाएगी, 75,000 रुपए की रेवेन्यू और रिकॉग्नाइज कर लेगा। ठीक है, ये बात। जब सब्सक्रिप्शन टू अ नंबर ऑफ इवेंट इज सोल्ड, अगर आपने बैंक्वेट हॉल वगैरह ये सब कुछ नंबर ऑफ इवेंट के लिए सेल कर रखा है, तो फी को एलोकेट करना होता है। द फी शुड बी एलोकेटेड टू ईच इवेंट ऑन अ सिस्टमैटिक एंड रेशनल बेसिस। आप फी को एलोकेट कर दीजिए और जैसे जैसे इवेंट होते जा रहे हैं उतनी प्रोपोर्शनेट रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते जाइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ट्यूशन फी, ट्यूशन फी को कैसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ये टीचर्स के लिए बात कर रहा है। रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन। रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन रिकॉग्नाइज की जाती है। मतलब अगर हम 6 महीने का कोर्स चलाते हैं तो हम अपनी रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, हम अपनी रेवेन्यूज को रिकॉग्नाइज करेंगे ऑन प्रो राटा बेसिस। हर दिन एक एक क्लास लेते जा रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, एक क्लास के बराबर की रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते जा सकते हैं। लेकिन हाँ, डिपेंड कंडीशन अप्लाइड कि हम पैसा कब लेते हैं, कोर्स खत्म होने के बाद लेते हैं। जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है फिर हम स्टूडेंट से कहते हैं कि लाओ अब फीस लाओ। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम जब जब एक एक क्लास लेते जा रहे हैं तो एक एक क्लास लेने के बाद हम सोचेंगे, आप सबका चेहरा देखेंगे और ये अंदाज लगाएंगे कि वेदर देयर इज अनसर्टेनिटी और देयर इज नो अनसर्टेनिटी। अगर हमें दिखाई देगा देयर इज नो अनसर्टेनिटी तो हम ऐसे में क्या करेंगे, एक क्लास की रेवेन्यू जितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ठीक है, ये बात। तो रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ट्यूशन फी के केस में ये प्रो राटा बेसिस पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज की जाती है। मतलब परफॉर्मेंस कंप्लीट कब माना जाता है, जब पूरा बैच ओवर हो जाएगा तब परफॉर्मेंस कंप्लीट नहीं है। हर दिन टीचर परफॉर्मेंस दे रहा है, आज जो हमने नाचा गाया, अरे मतलब जो पढ़ाया, वो मेरी एक दिन की परफॉर्मेंस है। ठीक है, और इतनी रेवेन्यू हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे रिकॉग्नाइज करते जाएंगे अगर हमें ये लगता है देयर इज नो अनसर्टेनिटी। लेकिन हाँ, जरा ये बताइए, अगर टीचर ने पहले दिन ही पैसा ले लिया, एडवांस में ही पैसा ले लिया, 6 महीने बाद बैच चलेगा उसके लिए अभी से पैसा ले लिया, तो जिस दिन पैसा लिया उसी दिन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगी। ठीक है, ये बात तभी हो रही है जब पैसा नहीं आया है। एंट्रेंस एंड मेंबरशिप फी, ये क्लब वगैरह की रेवेन्यूज की बात कर रहा है। क्लब वाले एंट्रेंस और मेंबरशिप फी वगैरह की रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन फ्रॉम दीज सोर्सेज विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड। एंट्रेंस फी रिसीव्ड इज जनरली कैपिटलाइज्ड। एंट्रेंस फी अगर क्लब में लगता है तो वो कैपिटलाइज कर दिया जाता है, क्योंकि वो वन टाइम पेमेंट होता है। आप इस क्लब के मेंबर बन रहे हो तो आपको एंट्रेंस फी पे करनी है। If the membership fee permits only membership and all other services or product are paid for separately, or if there is a separate annual subscription, the fee should be recognized when received. If the membership fee entitles to the member to services or publication to be provided during the year, it should be recognized on a systematic and rational basis, having regard to the timing and nature of all services provided.
समझ लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्लब के लिए हम बात कर रहे हैं। क्लब में जो फी आती है या तो ये एंट्रेंस फी नाम से आ रही होगी, या तो फिर ये रेगुलर या जिसको हम कहते हैं एनुअल फी के नाम पे आ रहा होगा पैसा। अगर ये पैसा एंट्रेंस फी के नाम पे आता है तो इस पैसे को आते ही आप कैपिटलाइज कर देते हो, और एनुअल फी होती है तो इसे हम पीएल में ट्रांसफर करते हैं। इन दोनों को रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है कि किस दिन हम उसे कैपिटलाइज करें, किस दिन हम उसे पीएल में ट्रांसफर करें उन रेवेन्यूज को। तो अब डिपेंड करता है कि ये क्लब क्या करता है। ये क्लब मेंबरशिप सिर्फ प्रोवाइड करता है, मतलब सिर्फ आप मेंबर बन जाओगे उस क्लब को। आपको क्लब की कोई भी फैसिलिटी चाहिए तो फैसिलिटी नहीं मिलेगी, फैसिलिटी के लिए एडिशनली पे करना पड़ेगा। जैसे ये क्लब क्या करती है, हर संडे के संडे बाबा रामदेव का योगा कराती है क्लब, लेकिन कहती है मेंबर बनना है तो ठीक है 10,000 रुपए साल का लगेगा, लेकिन बाबा रामदेव का योगा करना है तो 4,000 रुपए अलग से लगेगा। ठीक है, ये क्लब ऑर्गेनाइज करती है, हर संडे संडे आपको योगा करना है तो आपको अलग से पेमेंट करनी पड़ेगी। इस क्लब का अपना एक जिम भी है, कहती है कि जिम यूज करना है आपको तो जिम भी यूज कर सकते हो, साल भर के 12,000 रुपए और पे करने होंगे। ठीक है, ये इनका चार्ज है। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें ये प्रोवाइड करते हैं। ये लोग अपनी मैगजीन छापते हैं, मैगजीन की सब्सक्रिप्शन लेनी है तो 100 रुपए पर मैगजीन की कॉस्ट है। एक महीने में 2 मैगजीन आती हैं, बाई वीकली मैगजीन्स आती हैं इनकी, तो यानी साल भर के कितने देने होंगे, 2400 रुपए देने पड़ेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको सिर्फ मेंबरशिप मिलती है और कभी कभी क्लब के आप मेंबर बन जाते हो तो वो बड़ी सारी फैसिलिटीज भी आपको देते हैं, मतलब उसके साथ और भी बहुत कुछ देंगे, आपको मैगजीन देंगे, आपको बाबा रामदेव का योगा भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। ठीक है, तो अगर सिर्फ एक्सक्लूसिव मेंबरशिप मिलती है हमें क्लब की, तो बताइए इस सर्विस में कहीं परफॉर्मेंस कंप्लीट जैसी बात कुछ कह सकते हो क्या? हम क्लब के पास गए और क्लब ने हमें मेंबरशिप दे दी, तो अब ऐसा क्या करेगा कि समझ में आ जाए कि क्लब ने परफॉर्मेंस कर डाली है? अरे मेंबरशिप के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है, तो परफॉर्मेंस जैसी चीज कभी भी स्टैब्लिश की जा सकती है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो पता है ये क्लब वाला जिस सिर्फ अगर मेंबरशिप देता है तो ये अपनी रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करता है? व्हेन कैश रिसीव्ड, जब इसको पैसा मिल जाता है। जब पैसा मिलेगा तो उसी दिन रिकॉग्नाइज करेगा, क्योंकि इसके केस में हम कभी कह ही नहीं सकते कि परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गया, इसको कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अगर वो क्लब की मेंबरशिप के साथ साथ फैसिलिटीज भी देता है तो ऐसे में क्या करेगा, इस फैसिलिटीज के रिस्पेक्ट में पहले तो वो अपोर्शनमेंट करेगा। मतलब अगर मान लीजिए उसकी साल भर की, वो तो क्या करता है साल भर का 10,000 रुपए लेता है और मेंबरशिप और फैसिलिटीज सब कुछ उसी के अंदर है। ठीक है, 10,000 रुपए के अंदर मेंबरशिप और फैसिलिटीज सब कुछ है। तो पहले तो वो क्या करेगा, फैसिलिटीज के टुवर्ड्स और मेंबरशिप के टुवर्ड्स उस रेवेन्यू को अपोर्शन करेगा। मतलब क्या करेगा, कहेगा कि हम मेंबरशिप का मान लो 8,000 रुपए लेते हैं, 1,000 रुपए इस फैसिलिटी का है, इस फैसिलिटी का और 1,000 रुपए है, उसने पहले अपोर्शन कर देना है। और मेंबरशिप वाला पैसा जितना उसने अपोर्शन किया है वो पैसा तो जब आएगा तब रेवेन्यू की तरह रिकॉग्नाइज करेगा, और ये फैसिलिटीज जब वो देता जाएगा तो परफॉर्मेंस कंप्लीट होते जा रही है, वो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते जाएगा। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल देखिए। पहले तो वो अपोर्शन करेगा, और अपोर्शन करने के बाद क्या करेगा, अपोर्शन करने के बाद मेंबरशिप वाला पैसा व्हेन कैश रिसीव्ड तब रिकॉग्नाइज करेगा, और फैसिलिटीज वाला पैसा व्हेन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड। एग्जाम्पल लिखते हैं कैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होती है। यहाँ पे क्लब टेक्स ₹50,000 per annum as annual membership fee।
क्लब 50,000 रुपए लेता है पर एनम एज एनुअल मेंबरशिप फी। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? इसमें होती है मेंबरशिप, इसमें होता है बाबा रामदेव योगा और मैगजीन, बस इतनी सारी चीजें हैं। तो अब क्लब क्या करेगी? क्लब शैल अपोर्शन ₹50,000 ऑन सम रीजनेबल बेसिस। एक रीजनेबल बेसिस कुछ लेते हुए वो खर्चे को 50,000 रुपए की रेवेन्यू को इन तीनों में बांटेगी। अब क्लब कैसे बांट रही है वो क्लब का आउटलुक है। क्लब अपने खर्चे वर्चे समझ लेती है कि बाबा रामदेव को कितना पैसा दिया जाएगा, कितने लोग करेंगे, तो एक मेंबर पे लगभग कितना खर्चा आ गया, ये सब कुछ अपना अंदाज लगाती है और जोड़ जाड़ के इस 50,000 रुपए की रेवेन्यू को इन तीनों चीजों में बांट देगी। भाई मैगजीन छपवाती है तो खर्चे वर्चे तो समझ में आ ही रहे हैं क्लब को, अपना अकॉर्डिंगली वो बांट लेती है। अब मान लीजिए उसने मैगजीन के टूवर्ड्स बांट दिया 2,000 रुपए और 15,000 रुपए बांट दिया बाबा रामदेव में, तो कितना बच गया? और 17,000 कम कर देंगे तो हो गया 33,000। 33,000 मेंबरशिप के टूवर्ड्स वो अपना रीजनेबल बेसिस लेते हुए इस तरीके से बांट देगी। अब रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करेगी? रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेगी मेंबरशिप वाला जिस दिन पैसा आ जाएगा। इस मेंबरशिप का पैसा उस दिन रिकॉग्नाइज होगा व्हेन रिसीव्ड। और बाबा रामदेव और मैगजीन वाला पैसा कब रिकॉग्नाइज होगा? व्हेन परफॉर्मेंस डन, जब परफॉर्मेंस कर दिया जाएगा। ये कब की बात हो रही है? क्लब में 50,000 रुपए की रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगी? जब क्लब को ये 50,000 रुपए नहीं मिले हैं, तब बात कर रहे हैं। अगर आज ही हम पहले दिन मेंबर बनने जा रहे हैं और 50,000 रुपए जाते ही पकड़ा देते हैं, रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज कर लेगी? आज ही कर लेगी। ठीक है, ये बात तब हो रही है जब क्लब भी क्या करती है, मिड ऑफ द ईयर में मान लीजिए वो मेंबरशिप लेती है, एक कैलेंडर ईयर के लिए वो मेंबरशिप लेती है जनवरी टू दिसंबर, लेकिन जनवरी में नहीं लेती है, वो मान लीजिए अगस्त में पैसा क्लब उठाती है, तो क्या करेगी? रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करती रहेगी? 33,000 तो तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेगी जब तक पैसा नहीं आ जाता। वो अगस्त महीने में आएगा तो 33,000 तब रिकॉग्नाइज करेगी। लेकिन बाबा रामदेव का योगा 15,000 रुपए साल भर का है और मान लीजिए 15,000 रुपए में टोटल 15 योगा होने वाला है, तो एक योगा की कीमत कितनी हो गई? 1,000 रुपए। जनवरी से लेके अगस्त तक में 4 योगा बाबा रामदेव ने करा दिया है, तो कितनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर ली जाएगी? 4,000 रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर ली जाएगी, प्रोवाइडेड कि इसे ऐसा लग रहा हो इस क्लब को कि ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा नहीं आएगा। ठीक है, अब ये 2,000 रुपए में मान लीजिए साल भर में 20 मैगजीन देना है, ये 2,000 रुपए में साल भर में 20 मैगजीन देना है और जनवरी टू अगस्त के पीरियड में 10 मैगजीन दी जा चुकी है, तो ऐसे में कितनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर ली जाएगी? 2,000 का आधा 1,000 रुपए की रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर ली जाएगी। ठीक है ये बात। तो आपने अभी हमारे साथ क्या देखा कि सर्विसेज के केस में परफॉर्मेंस की कंप्लीशन कैसे मानी जाती है। इंस्टॉलेशन सर्विसेज कंप्लीट कब मानी जाती है? जब कस्टमर इंस्टॉलेशन से सेटिस्फाइड हो जाता है। एडवर्टीजमेंट जब पब्लिक के सामने अपीयर हो जाता है तब परफॉर्मेंस कंप्लीट मानी जाती है। इंश्योरेंस एजेंसी के कमीशन की रेवेन्यू उस दिन मानी जाती है जिस भी दिन पॉलिसी का रिन्यूअल डेट आता है। इवेंट की फी कैसे रिकॉग्नाइज की जाती है? जब इवेंट जो होने वाला था वो हो चुका है, ठीक है, तब उसकी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज की जाती है। लेकिन अगर लॉन वगैरह की बुकिंग ये सेल की गई है फॉर नंबर ऑफ इवेंट्स, तो उस इवेंट में उसे अपोर्शन कर दिया जाता है और फिर उसके बाद क्या किया जाता है? प्रोपोर्शनेटली जैसे जैसे इवेंट होते जाता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर ली जाती है। ट्यूशन फी को रिकॉग्नाइज किया जाता है प्रो राटा बेसिस, हर दिन कुछ ना कुछ टीचर परफॉर्म कर रहा है और उतनी रेवेन्यू प्रोपोर्शनेटली रिकॉग्नाइज कर लेता है। एंट्रेंस एंड मेंबरशिप फी अभी आपने देखा, एंट्रेंस एंड मेंबरशिप फी को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है? इफ इट इज ओनली फॉर मेंबरशिप तो आप परफॉर्मेंस कंप्लीट जैसी कोई बात कह ही नहीं सकते, इसलिए जिस दिन पैसा आता है उसी दिन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है। लेकिन मेंबरशिप के साथ साथ अगर कुछ फैसिलिटीज भी दी जाती है तो ऐसे में पूरी रेवेन्यू को मेंबरशिप में और फैसिलिटीज में अपोर्शन कर दिया जाता है और फैसिलिटीज के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे वो परफॉर्मेंस होती जाती है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होते जाता है। और एंट्रेंस फी वाला हिस्सा वो उस दिन रिकॉग्नाइज किया जाता है, मेंबरशिप वाला हिस्सा उस दिन रिकॉग्नाइज किया जाता है जिस दिन पैसा आ जाता है। नाउ लुकिंग एट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 देखिए,
एज अ रिजल्ट ऑफ अ रिसेंटली अनाउंस्ड प्राइस रिवीजन हो रहा है, granted by the government of India with effect from 1st July 1992. The company stands to receive 5,20,000 from its customer in respect of sales made in 1992-1993. कहता है कि एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइस रिवीजन कंपनी को 5,20,000 रुपए अपने कस्टमर से मिल जाएंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल मेड इन 92-93। 1992-93 में जो सेल किए गए हैं उसमें 5,20,000 रुपए रिवाइज वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कंपनी ने ऑलरेडी सेल वगैरह कर दिया है, गवर्नमेंट ने एक प्राइस रिवीजन अनाउंस किया कि आपने जो अभी पुराने समय में सेल कर रखा है उसकी रेवेन्यू बढ़ा के ले लो। ठीक है, तो अब कंपनी को 5,20,000 रुपए कस्टमर से अपने मिल सकते हैं, तो बताइए क्या करेगी कंपनी, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर ले? हाँ कर सकती है, लेकिन कब? जब वो 100% श्योर हो, जब वो 100% श्योर होगी तभी वो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकती है। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किसी भी चीज की प्राइस बढ़ाई जाती है तो वो 100% सर्टेनिटी पे रिकॉग्नाइज होता है, और अगर हम आपको सेल कर रहे हैं तो हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? विथ नो अनसर्टेनिटी। ऐसे समझिए, हमने किसी को 10,000 रुपए का माल दिया, ठीक है, हमने 10,000 रुपए का उसे माल दे दिया, हम 10,000 रुपए की रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अगर हमें ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि वो पैसा नहीं देगा। फिर हमने उसे कहा कि नहीं नहीं, जो हमने 10,000 रुपए का माल दिया था वो 10,000 का नहीं है, वो तो 11,000 रुपए का है। तो अब वो कहेगा हाँ मैं पक्का पक्का आपको 1,000 रुपए और दे दूंगा, तब तो हम क्या करेंगे, 11,000 रुपए की रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मतलब 1,000 की रेवेन्यू और रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अदरवाइज वो जब तक ये ऐसी बात नहीं कहता है कि हम लिख के दे रहे हैं आपको कि 1,000 रुपए और दे देंगे, तब तक के लिए हम 1,000 रुपए की रेवेन्यू और रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइस रिवीजन अगर आप करते हो तो देखिए कस्टमर कह रहा है कि नहीं, कस्टमर आपसे पक्का वादा करता हो कि हाँ हम आपको ये भी 1,000 रुपए दे देंगे, तभी आप उस 1,000 की रेवेन्यू को और एडिशनली रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो यहां पे प्राइस रिवीजन की वजह से कंपनी के पास 5,20,000 रुपए आने वाले हैं, और ये रिकॉग्नाइज तभी होता है जब 100% सर्टेनिटी होती है। चलिए लिखिए, आंसर 1, according to AS9 revenue recognition, any revenue arising as a result of price revision can be recognized when collection are certain। जब हम बोलते हैं सर्टेन तो इसका मतलब होता है 100% सर्टेनिटी, और नो अनसर्टेनिटी जब बोलते हैं तो इसका मतलब होता है लगभग लगभग 100%। 100% सर्टेनिटी नहीं होता उसका मतलब, ओनली व्हेन कलेक्शन आर सर्टेन। 10 रुपये 5,20,000 which the company stands to receive as a result of price revision can be 10 रुपये 5,20,000 which the company stands to receive as a result of price revision can be recognized when its collection is certain। अगर वो सर्टेन है तो कर ले रिकॉग्नाइज, कहां मनाई है। कस्टमर ने अगर उनको लिख के बोल दिया है कि हाँ हम दे रहे हैं 5,20,000 रुपए, तो कर ले रिकॉग्नाइज। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
X Limited has recognized rupee 10 lakh on accrual basis income from dividend on units of mutual fund of the face value of rupee 50 lakh. X Limited has recognized rupee 10 lakh on accrual basis income from dividend on units of mutual fund of the face value of rupee 50 lakh. X Limited ने क्या किया है, डिविडेंड की इनकम एक्रूअल बेसिस पे रिकॉग्नाइज कर ली है. तो फेस वैल्यू जो था उसके पास म्यूचुअल फंड का वो 50 लाख रुपए का था. held by it as at the end of the financial year 31st March 2003, the dividend on mutual fund was declared at the rate of 20%. म्यूचुअल फंड पे डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था 20% के रेट पे. ऑन 15th जून 2003 वो डिक्लेयर हुआ था 15 जून 2003 को. The dividend was proposed on 10 April 2003 by the declaring company whether the treatment is as per the relevant accounting standard. कंपनी ने जो ट्रीटमेंट कर रखा है वो रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से है. कहता है एक्स लिमिटेड कंपनी के पास म्यूचुअल फंड थे 50 लाख के, 20% का डिविडेंड इसको हमेशा मिलता होगा. तो उसने क्या किया, 31 मार्च 2003 को साल भर पूरा हो गया था तो उसने 10 लाख रुपए की इनकम रिकॉग्नाइज कर ली. जबकि ये डिविडेंड अगले साल जाके 10 अप्रैल 2003 को प्रपोज किया गया और 15 जून 2003 को फाइनलाइज किया गया. तो आपसे पूछ रहा है कंपनी ने जो ट्रीटमेंट कर रखा है वो ठीक किया है कि गलत किया है? गलत किया है. कब करना चाहिए उसे रिकॉग्नाइज? हाँ, उसे किस दिन करना चाहिए? चलिए हम आपको समझाते हैं. देखिए, ये है फाइनेंशियल ईयर 2-3 और ये है 3-4. ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2-3 पूरा हो गया, उसके पास 50 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड थे. उसने क्या किया, 31 मार्च 2003 को सिंस साल भर पूरा हो गया तो कहता है 50 लाख का 20% कंपनी डिविडेंड देती है, 10 लाख रुपए की रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेता है 31 मार्च 2003 को एक्रूअल बेसिस पे. ठीक है, लेकिन पता है ये डिविडेंड, इस साल का जो डिविडेंड है वो प्रपोज होता है जाके, डिविडेंड प्रपोज होता है 10/4/03 को और ये डिविडेंड फाइनलाइज होता है मतलब डिक्लेयर होता है ऑन 15/6/03 को. और उसने क्या किया कि 2002-03 साल भर उसके पास हो गया था म्यूचुअल फंड, तो उसने 2003 की आखिरी तारीख को क्या किया, इसका डिविडेंड 10 लाख रुपए 50 लाख रुपए पे रिकॉग्नाइज कर लिया. आपसे पूछ रहा है ठीक ट्रीटमेंट है कि नहीं है? गलत ट्रीटमेंट है. डिविडेंड की इनकम कब रिकॉग्नाइज होती है? व्हेन राइट टू रिसीव डिविडेंड एस्टैब्लिश्ड. और राइट टू रिसीव डिविडेंड किस दिन एस्टैब्लिश हुआ है बताओ? यहां हुआ है. हाँ, राइट टू रिसीव डिविडेंड उस दिन एस्टैब्लिश होता है जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर होता है. यहां उसे डिविडेंड रिकॉग्नाइज करना चाहिए था इनकम, यानी जो इनकम उसने 10 लाख रुपए की फाइनेंशियल ईयर 2-3 की दिखाई है वो इनकम कहां की है? फाइनेंशियल ईयर 3-4 की है. उसने गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रखा है. ठीक है, चलिए जरा बताइए, अगर हम यही बात डिवेंचर के इंटरेस्ट के लिए बोलें, उसके पास 50 लाख रुपए का डिवेंचर था, इंटरेस्ट बनता है उसका 10 लाख रुपए, कंपनी ने डिविडेंड उसे पे किया यहां पे 15/6/2003 को. बताइए, डिविडेंड की इनकम उसने 2002-03 वाली 31 मार्च 2003 को ही रिकॉग्नाइज कर ली थी. ठीक किया था गलत किया था? ठीक किया था. इंटरेस्ट की इनकम कैसे रिकॉग्नाइज होती है? एक्रूअल बेसिस पे. पीरियड जितना बीत गया है उतनी इनकम रिकॉग्नाइज कर ली जाती है. लेकिन हाँ, एक बात का तो ध्यान देना होगा, देयर इज नो अनसर्टेनिटी. उसको ये लगना चाहिए 31 मार्च को कि ऐसा नहीं है कि कंपनी भाग जाएगी, कंपनी पैसा देगी. तो देयर इज नो अनसर्टेनिटी वाली बात तो आपको हर जगह लगा के रखनी है. और दो चीजों में सर्टेनिटी लगा के रखनी है. क्या क्या? प्राइस रिवीजन और इंश्योरेंस क्लेम. प्राइस रिवीजन और इंश्योरेंस क्लेम्स में सर्टेनिटी होना जरूरी है और बाकी सभी चीजों में नो अनसर्टेनिटी होना जरूरी है. तो ये तो गलत कर रहा है, लिख देते हैं हम लोग ये बात. डिविडेंड इनकम can be recognized when right to receive dividend is established. Right to receive dividend
established. Right to receive dividends is established on 15/6/03, that is the date when dividend is declared. The income of dividend is of financial year 3-4. The company's accounting treatment, of recognizing dividend income in financial year 2-3, that is on 31st March 2003 on accrual basis is incorrect. अच्छा, एक बात का आप ध्यान देंगे कि आप जब भी एग्जाम में आंसर लिखते हैं अपना एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, तो आप जो अपना कंक्लूजन देते हैं वो इधर पहली लाइन में ही दे दिया करिए और फिर उसके बाद जितना लिखना है वो लिखिए, या फिर कंक्लूजन लास्ट में दीजिए। कभी भी कंक्लूजन बीच में मत दीजिएगा। पहले थोड़ी सी बात लिख दिए, फिर कंक्लूड कर दिए सही है कि गलत है, और फिर थोड़ी सी बात और लिख दिए। इससे क्या होता है, कॉपी चेकर एक बार हो सकता है कि आपके कंक्लूजन को वो पढ़ ही नहीं पाया या उसे ध्यान नहीं रहा, तो जनरली कॉपी चेकर भी जो होता है वो क्या करता है, पहले आपके कंक्लूजन को खोजता है। ठीक है, हम उसे ये दिखाई दे देता है पहली लाइन में कंक्लूजन या आखिरी लाइन में कंक्लूजन, तो अब वो मैटर को पढ़ने की कोशिश करता है। अगर आपने कंक्लूड ही गलत कर रखा होगा तो निश्चित है रीजन भी गलत ही दिया होगा, तो ऐसे में वो चेक करने की भी कोशिश नहीं करता, या फिर उसे लगता है कि आप कुछ कंक्लूड किए नहीं होगे, बस घुमा फिरा के 5-6 लाइन लिख के चले आए हो, मतलब ना तो सही बता रहे हो ना तो गलत बता रहे हो। तो जब नहीं पता होता है तो बहुत सारे बच्चे ये भी करते हैं कि जब सही और गलत नहीं पता है तो 5-6 लाइन लिखते हैं, जो उसको ठीक लगेगा अपना दे देगा नंबर, लेकिन ऐसे में वो नंबर नहीं मिलने वाला आपको। तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आप कंक्लूजन करोगे वो इधर स्टार्टिंग की लाइन में कर दोगे या फिर एंड की लाइन में कर दोगे। ठीक है, और रेफरेंस टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर और नेम ये भी बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा डिविडेंड इनकम कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, तो पहले आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू AS 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, फिर अपनी बात को शुरू करोगे। तो सिंस हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं तो हम बार बार अकॉर्डिंग टू AS 9 लिखते जाएं, जरूरी नहीं है आप, लेकिन एग्जाम में ये रेफरेंस जरूर डालोगे और उसके बाद आप अपनी लाइन लिखोगे। एंड एज फार एज आई सजेस्ट कि आपको पहले क्या करना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात लिखनी चाहिए, फिर क्वेश्चन के रेफरेंस में बात करनी चाहिए और उसके बाद फाइनल कंक्लूजन करना चाहिए। मतलब एक AS के आंसर को कैसे देना चाहिए, AS का आंसर इस ऑर्डर में होना चाहिए। सबसे पहले AS का नंबर और नाम होना चाहिए, AS नंबर एंड नेम। दूसरी बात होनी चाहिए उसके बाद AS का रेफरेंस, मतलब AS क्या बात कहता है वो दीजिए। तीसरी बात क्वेश्चन के मैटर पे डिस्कस कीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर डिस्कस कीजिए। और चौथी बात फिर लास्ट में कंक्लूड कर दीजिए। दिस कुड बी द बेस्ट प्रेजेंटेशन, ऑल्दो आप चाहो तो कंक्लूजन से भी स्टार्ट कर सकते हो, AS का नाम नंबर देने के बाद कंक्लूजन देके फिर पूरी कहानी लिख सकते हो, लेकिन दिस वुड बी द बेस्ट ऑर्डर। Now question number 3. Sale of goods costing rupees 54,000 with a profit margin of 10% on cost price is included in the inventory as delivery of goods was postponed at buyer's request. कहता है आपने सेल किया है 54,000 रुपए का गुड्स 10% के प्रॉफिट पे, तो 54,000 प्लस 10% कितना हो गया, 5,400 और जोड़ दीजिए 59,400। कहता है कि इज इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री, वो अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है।
आपने 54,000 के माल को 59,400 में सेल कर दिया है, लेकिन अभी भी वो इन्वेंट्री में क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है, मतलब सेल की एंट्री नहीं की गई है। एज डिलीवरी ऑफ गुड्स वॉज पोस्टपोन्ड एट बायर्स रिक्वेस्ट, क्योंकि आपने डिलीवरी तो अभी दी नहीं है, ट्रांसफर किया नहीं है, बायर ने मना किया है अभी ट्रांसफर मत करो। एडवाइज द कंपनी ऑन चेंज टू बी अफेक्टेड इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट मतलब समझते हो आप? ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मान लो हमको लव लेटर लिखना है, ठीक है, हमने लिखा पहले प्री ए, हमको लगा रही ये लाइन ठीक नहीं है, हमने फाड़ के फेंक दिया उसको, ठीक है। फिर हमने दूसरा पन्ना उठाया, उस पर लिखा बिलवेड, हमको लगा नहीं ये भी ठीक नहीं लग रही है, स्टार्टिंग अच्छा नहीं लगेगा, फाड़ के फेंक दिया। फिर हमने लिखा प्रेमिका, हमको लगा नहीं ये भी गलत है, हमने फाड़ के फेंक दिया। फिर हमने स्टार्ट किया माई लव, उसके बाद 4-5 लाइन लिखे, 4-5 लाइन में फिर लगा नहीं ये गलत हो गया, चाहे लाइन ही ठीक नहीं है, बाकी ऊपर वाला तो ठीक था, हमने फाड़ के उसको भी फेंक दिया। जब तक अभी हम फाइनलाइज नहीं कर लेते हैं तब तक वो क्या कहलाता है? ड्राफ्ट। जितना हम बना बना के रद्दी डालते जा रहे हैं डस्टबिन में, वो सब ड्राफ्ट है, ठीक है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। फाइनल पहुंचने के लिए जितना हम काम कर रहे होते हैं वहां तक वो ड्राफ्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मतलब अभी फाइनल नहीं हुआ है, ये अभी पोस्ट नहीं किया जाएगा, इस चिट्ठी को अभी रखा जाएगा और इसमें करेक्शन करते रहेंगे। Sale of goods costing 54,000 with a profit margin of 10% on cost price is included in the inventory as delivery of goods was postponed at buyer's request. 54,000 रुपए का माल 10% का प्रॉफिट यानी 59,400 में बेचा गया, लेकिन इसे सेल में नहीं डाला गया, इसे क्लोजिंग स्टॉक में ही अभी रखा गया है, क्योंकि अभी बायर ने गुड्स नहीं खरीदा है, बायर्स को गुड्स ट्रांसफर नहीं किया गया है, बायर ने मना कर दिया कि अभी हम इसे डिलीवर नहीं लेंगे। Advise the company on change to be affected in the draft financial statement. Give reason in support of your advice. बताइए क्या चेंज कराना चाहते हो, अगर कराना चाहते हो तो, और नहीं ठीक लग रहा है आपको तो बड़ी अच्छी बात है। सेल ऑफ गुड्स की रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होती है? जब गुड्स ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। यहां ट्रांसफर नहीं हुआ है तो क्या रेवेन्यू रिकॉग्नाइज की जा सकती है सेल की? हाँ, की जा सकती है। क्यों? अगर आप बायर्स के रिस्पेक्ट पे बायर कहता है, बायर के रिक्वेस्ट पे आप अगर गुड्स की डिलीवरी नहीं करते हो तो इसे क्या माना जाता है? गुड्स ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे में ये गुड्स ट्रांसफर हो चुका है और उसे सेल की एंट्री कर देनी चाहिए। उसे अपने क्लोजिंग स्टॉक को 54,000 रुपए से रिड्यूस करना चाहिए और सेल को 59,400 से बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। लिख लीजिए आंसर 3। According to AS9 revenue recognition, according to AS9 revenue recognition, revenue in respect of sale of goods can be recognized if goods have been transferred, दूसरा risk and reward, तीसरा no uncertainty regarding collection. If the goods are not delivered at buyer's request, it is considered to have been transferred. Thus the company should increase sale by rupee 59,400 and reduce closing
क्लोजिंग स्टॉक बाय ₹54,000। मतलब हम बताना चाहते हैं कि सेल की रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन 4 है, द क्लाइंट ईयर एंड इज 31st March 1996. The board at 31st March 1996 decided to increase the sale price of certain items with effect from January 1, 1996. क्लाइंट का ईयर एंड होता है 31 मार्च 1996 को। बोर्ड एट 31st March 1996 decided to increase the sale price of certain items with effect from January 1, 1996. In view of the price revision, the company has to receive ₹15 lakh from its customer for sales from 1/1/96 to 31/3/96. The accountant cannot make up his mind whether to include 15 lakh in the sales of 1995-1996. क्या बोल रहा है आपसे? कहता है कि एक क्लाइंट का ईयर एंड होता है 31 मार्च 96 को। 31 मार्च 96 को कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो एक सर्टेन आइटम की सेल प्राइस को बढ़ा देगी 1 जनवरी 1996 से, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बढ़ाएगी। 31/3/96 को सब डिसाइड कर रहे हैं कि 1/1/96 से जितनी सेल हुई है उसकी प्राइसेस को बढ़ा देते हैं। अब प्राइस रिवीजन अगर कंपनी कर देगी तो 15 लाख रुपए उसके कस्टमर से और आ जाएंगे। तो वो जानना ये चाहती है क्या इसे लास्ट ईयर की रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज कर दिया जाए, मतलब 95-96 की रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज कर दिया जाए। बताइए करना चाहिए कि नहीं? कर सकती है अगर कंपनी सर्टेन है, 100% अगर सर्टेनिटी है कंपनी के पास तो कर दे, अदरवाइज नहीं कर सकती। ठीक है, नो अनसर्टेनिटी पे रेवेन्यू यहां रिकॉग्नाइज नहीं होगी। 15 लाख रुपए रिकॉग्नाइज करने के लिए उसके पास 100% सर्टेनिटी होनी चाहिए। उसके कस्टमर अगर कहते हैं, क्लाइंट कहते हैं हाँ हम दे देंगे, तो वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर ले। ठीक है, तो इसका आंसर कैसा होगा? आंसर सिमिलर टू आंसर 1। Question number 5. M Limited manufactures machinery used in steel plant. It quotes prices in various tenders issued by steel plant. As per the terms of contract, full price of machinery is not released by the steel plant, but 10% thereof is retained and paid after 1 year if there is satisfactory performance of the machinery supplied. M Limited मशीनरी बनाता है और वो स्टील प्लांट्स को बेचता है। स्टील प्लांट्स मतलब स्टील बनाने वाली जो कंपनीज हैं उनको मशीनरी बना के एम लिमिटेड बेचता है। ठीक है, और होता यह है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पूरा पैसा स्टील प्लांट वाले नहीं देते हैं मशीनरी का। समझ लो हम मशीन बनाने वाली कंपनी, और हम मशीन बना के किसको देते हैं? स्टील प्लांट को देते हैं। और स्टील प्लांट वाले कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमेशा ये करते हैं कि हमको पूरा पैसा नहीं देते हैं, वो हमेशा हमको कुछ पैसा दे देते हैं और 10% पैसा, कुछ पैसा दे देने का मतलब 90% पैसा दे देते हैं और 10% पैसा रिटेन कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद जब वो कंप्लीटली मेरी मशीन से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो 10% पैसा भी हमें रिलीज कर देते हैं। तो कह रहा है एम लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स मशीनरी यूज्ड इन स्टील प्लांट, इट कोट्स प्राइसेस इन वेरियस टेंडर इशूड बाय स्टील प्लांट। स्टील प्लांट का जब भी टेंडर आता है तो हम टेंडर भरते हैं और फिर जो भी कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस डिसाइड होती है एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फुल प्राइस ऑफ मशीनरी इज नॉट रिलीज बाय स्टील प्लांट। स्टील प्लांट हमको पूरा कॉन्ट्रैक्ट वाली प्राइस नहीं देती है, बट 10% thereof is retained and paid after 1 year. वो 10% पैसा रोक लेते हैं और 1 साल बाद देते हैं if there is satisfactory performance of the machinery supplied. हम जो मशीन सप्लाई करते हैं उसकी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस रहती है तो 1 साल बाद जो वो 10% पैसा रोक रखे थे वो भी हमको दे देते हैं। द कंपनी अकाउंट्स फॉर ओनली 90% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू एज सेल इनकम।
कंपनी जितने की भी इनवॉइस काटती है उसका 90% की सेल रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करती है। मतलब कंपनी सेल की एंट्री कितने की मारती है? अगर वो 1 लाख रुपए की इनवॉइस करती है तो एंट्री कितने की करती है? 90,000 रुपए की, क्योंकि उसको पैसा कितना मिलता है? 90% ही। एंड द बैलेंस अमाउंट इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल रिसिप्ट ओनली। अब बैलेंस अमाउंट की सेल की एंट्री वो तब करती है जब अगले साल उसको बैलेंस पैसा मिल जाता है, और वो भी कितनी एंट्री करती है? जितना पैसा मिलता है। मतलब किसी ने मान लीजिए 1 लाख की बिल पे सिर्फ 94,000 रुपए दिया, तो 90,000 तो पहले ही आ गया था, और 4,000 जब अगले साल आता है तो 4,000 रुपए की रेवेन्यू उस समय और रिकॉग्नाइज कर ली जाती है। आपसे पूछ रहा है, बताइए ये सब ठीक है कि नहीं है? हाँ, ठीक चल रहा है। कह रहा है कि कंपनी हम क्या करते हैं, 90% सेल की एंट्री अभी मारते हैं। 1 लाख की बिल करते हैं तो 90,000 की सेल की एंट्री करते हैं, और फिर अगले साल जितना बैलेंस पैसा आ जाता है, कोई कोई पूरा भी पैसा दे देता होगा, कुछ लोग काट भी लेते होंगे अगर मशीन की सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस नहीं मिलती होगी तो कुछ लोग पैसा काट लेते हैं। मान लीजिए किसी ने 6,000 रुपए काट लिए, तो अब हम अगले साल और 4,000 की एंट्री सेल की कर देते हैं। ये होता है। बताइए ठीक हो रहा है? जब आप छोड़ दो मशीनरी वगैरह, तो बड़ी बात हो गई, इसलिए आप लोग पता नहीं क्या सोचने लग गए हो। आप किसी को मान लो 1 लाख रुपए का माल बेचते हो, ठीक है, और वो आपको 1 रुपया भी नहीं देता है, 1 रुपया भी आपको नहीं देता है। आपने सेल कर दिया 1 लाख रुपए का, वो 1 रुपया भी आपको नहीं देता है, वो आपको बाद में पैसा देगा। एंट्री करते हो कि नहीं सेल की? करते हैं। हम जरा ये बताइए, 1 लाख की किसी को इन्वॉइसिंग करते हैं, 90,000 रुपए पाते हैं, तो ये मान के चलते हैं क्या 10,000 लेके बैठ जाएगा वो? अरे नहीं, देयर इज नो अनसर्टेनिटी। अरे हमें अपने मशीन पे कॉन्फिडेंस है कि वो पैसा मिलेगा। ये तो इंडस्ट्री में चल ही रहा है, ये तरीका ही है इंडस्ट्री में सेल करने का कि 10% पैसा रोक लिया जाता है, और ये मार्केट में ऐसा होता है, हर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वाले पूरा पैसा एक बार में नहीं पाते। अगर जो लोग भी मशीनरी प्लांट बनाते हैं उनको पूरा पैसा एक बार में नहीं मिलता, उनको पैसा प्रोपोर्शनेट पैसा मिलता है, और प्रोपोर्शनेट पैसा कुछ दिन बाद मिलता है। हम अपनी कंपनी एक खोलेंगे, 10 करोड़ रुपए की मशीनरी लगाएंगे, तो जिससे मशीन खरीदेंगे 10 करोड़ रुपया नहीं दे देंगे। अभी उसको हम क्या करेंगे, 90% 9 करोड़ रुपए ही देंगे अगर 10 करोड़ की मशीन लाएंगे तो। अभी 1 करोड़ रुपए रोक के रखेंगे, और वो पैसा कब देंगे हम उसको? वो पैसा हम तब देंगे जब हमको लगेगा कि ये मशीन सेटिस्फैक्टरी परफॉर्म कर रही है। अदरवाइज कोई भी रिपेयर मेंटेनेंस ये सब कुछ साल भर जनरली होता है कि नहीं? हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमें साल 1.5 साल की वारंटी गारंटी मिलती है, लेकिन हम जब अपने घर में एसी रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं तो किसी का पैसा रोक नहीं लेते हैं, क्योंकि हमको मालूम है वो आके बना देगा। लेकिन 10 करोड़ रुपए की जब मशीन लेते हैं तो पता नहीं वो साल भर हमको ठीक से सर्विस देगा कि नहीं देगा, तो हम इसीलिए 1 करोड़ रुपए रोक के रखे हैं उसका। अब उसको क्या करना होगा, सर्विस हमको देनी पड़ेगी, और साल भर तक वो हमको ठीक ठाक सर्विस देता है, मशीन अच्छे से परफॉर्म करती है, तो बैलेंस पैसा हम उसको रिलीज कर देते हैं। ये मार्केट का ट्रेंड है, ठीक है, ऐसा होता ही है मार्केट में। तो यहां कोई तकलीफ नहीं है, उसे 100% पैसा पूरा रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और अगर उसे लगता है कि नहीं, हमें वारंटी में गारंटी की वजह से कुछ पैसा खर्च करना पड़ जा सकता है इसे बनाने में, तो उसे प्रोविजन फॉर वारंटी बना लेना चाहिए। अगर उसे डर है कि हमें कुछ पैसा नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, तो उसे प्रोविजन फॉर बैड डेट बना लेना चाहिए। लेकिन रेवेन्यू तो कितनी रिकॉग्नाइज करनी चाहिए? पूरी 100%। जिस दिन वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहा है, क्या उसी दिन उसके मन में डाउट आ जाएगा कि नहीं नहीं हमको तो 10% पैसा नहीं मिलेगा? अरे कैसे नहीं मिलेगा भाई, मिलेगा पैसा। आप जब 10 करोड़ की मशीनरी सेल कर रहे हो तो 10 करोड़ रुपए पूरा मिलेगा, आप इनवॉइस भी 10 करोड़ की काट रहे हो। उसने रोक के क्यों रखा है कि सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस नहीं होगी? तो सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस आप दोगे तो पैसा तो पूरा मिलेगा ही। अगर आपको उसके बाद लगता है कि नहीं, हमने जो मशीन बनाई थी उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है, कंप्लेन बार बार आ रही थी, तो आपको समझ में आ गया कि नहीं अब तो हमको बैलेंस पैसा पूरा नहीं मिलेगा, कुछ कट के मिलेगा, तो जितना कट जाएगा उतने का प्रोविजन बना। तो जिस दिन आपको ऐसा एहसास होता है, ठीक है, हम मशीनरी बनाने वाले हैं, जिस दिन मशीनरी बना रहे हैं उसी दिन हमको मालूम है क्या कि हम जो बना के दे रहे हैं पक्का इसमें बड़ी कंप्लेन आएगी और हमको तो पूरा पैसा मिलने वाला नहीं है। अरे ऐसी मशीन बना के थोड़ी ना मार्केट में चल पाएंगे, ठीक है। ये तो जब आप मशीनरी सेल कर देते हो, कस्टमर यूज करने लग जाता है, तो वो बीच बीच में कंप्लेन करता है, और बड़ी सारी कंप्लेन करता है, तो हमको एहसास हो जाता है, समझ में आ जाता है कि अब ये पूरा पैसा नहीं देने वाला है, अब कुछ पैसा कटेगा। तो जैसे ही आपको लगता है प्रोविजन बना लीजिए बैड डेट का, ठीक है। चलिए लिखिए, M Limited should account for 100% revenue in
M Limited in case M Limited further feels that full amount cannot be recovered from customer, it should make provision for amount. It should make provision for amount which cannot be collected. Also, M Limited can make provision for वारंटी कॉस्ट. उसे ये लग सकता है, बाद में लगने लगता है कि कस्टमर हमें कंप्लेन कर रहे हैं, तो हो सकता है मशीन का कुछ पार्ट वार्ट बदलना पड़ जाए कि, लेकिन पार्ट बदल देंगे तो हमें पूरा पैसा भी मिल जाएगा, तो हम जितना पार्ट बदलने का खर्चा वगैरह लगेगा उतने के हम प्रोविजन बना लेते हैं. और या फिर हमें लगता है कि कस्टमर वारंटी वगैरह हमसे नहीं लेगा, वो तो सीधे मेरा पैसा काट लेगा, तो जितना पैसा आपको लग रहा है काट लेगा उतने का प्रोविजन बना दीजिए, लेकिन रेवेन्यू पूरी रिकॉग्नाइज कीजिए. तो कंपनी का जो ट्रीटमेंट है 90% रिकॉग्नाइज करने वाला वो गलत है. द कंपनीज अकाउंटिंग ऑफ रिकॉग्नाइजिंग only 90% revenue is incorrect. तो कंपनी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गलत है कि वो 90% रेवेन्यू को ही सिर्फ रिकॉग्नाइज करती है. क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा. Explain in brief as to how you will deal with the following as the auditor of the company. ABC Limited during the accounting year ended 31st December 1992 suffered a loss to its plant and stock of raw material on account of fire in its premises. The estimated loss for which necessary claim is already filed with the insurance company is 10 lakh in respect of machinery and rupee 40 lakh in respect of stock of raw material. The company intends to credit the said claim of 50 lakh to its profit and loss account. कंपनी का ने 50 लाख रुपए का क्लेम बना रखा है, 10 लाख रुपए मशीनरी के लॉस का और 40 लाख रुपए रॉ मटेरियल के लॉस का. ठीक है. और कंपनी ने क्या किया है, 50 लाख रुपए की क्रेडिट कर दी है अपने पीएल अकाउंट में. ठीक कर रहा है. कंपनी ने इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी थी, उसका लॉस होता है प्लांट का और स्टॉक का. प्लांट और स्टॉक के रिस्पेक्ट में इंश्योरेंस क्लेम भी बना रखा है कंपनी ने, और उसने उस 50 लाख रुपए की रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लिया है. ठीक किया है. क्लेम बना देने से नहीं होता है. इंश्योरेंस कंपनी जब तक आपको लिख के ये बात ना दे दे कि आपका क्लेम सैंक्शन कर दिया गया है, पास हो गया है और आपको इतना पैसा मिल जाएगा, तब तक वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं हो सकती. इंश्योरेंस क्लेम के रिस्पेक्ट में 100% सर्टेनिटी चाहिए. आपने क्लेम कर दिया है तो कोई जरूरी थोड़ी ना क्लेम आपका पास ही हो जाए. बाद में हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी क्या कह दे कि आपने आग तो खुद ही लगाई थी अब पैसा निकलवाने के लिए, तो ये क्लेम आपका रिजेक्ट किया जाता है और आपको क्लेम नहीं मिलेगा. तो ऐसे में आप इनकम को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते. इनकम रिकॉग्नाइज तभी होती है जब 100% सर्टेनिटी होती है. तो क्या लिखेंगे इसके लिए? आंसर 6 क्या होगा? सिमिलर टू, बोलते क्यों नहीं? आंसर 1. लेकिन हाँ, जहां प्राइस रिवीजन लिखे थे वहां प्राइस रिवीजन नहीं लिखना, वहां पे प्राइस रिवीजन की जगह इंश्योरेंस क्लेम. बस प्राइस रिवीजन को काट देना आंसर 1 में, और उसकी जगह पे क्या लिख देना? उसकी जगह पे लिख देना इंश्योरेंस क्लेम. बस आंसर 1 ही आपका आंसर 6 बन जाएगा.
क्वेश्चन 7 देखिए, Y company limited use certain resources of X company limited. In return, X company limited received 10 lakh and 15 lakh as interest and royalty respectively from Y company limited. X company को Y company से interest और royalty मिलती है. During the year 6-7, you are required to state whether and on what basis these revenue can be recognized by X company limited. कैसे और ये किस बेसिस पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होती है इंटरेस्ट की और रॉयल्टी की, ये पूछ रहा है. इंटरेस्ट की इनकम रिकॉग्नाइज होती है ऑन टाइम प्रपोर्शन बेसिस, रॉयल्टी रिकॉग्नाइज होती है एक्रूअल बेसिस पे, जब जब वो एक्रू करती है उससे रिलेटेड इवेंट जब हो जाते हैं तो रॉयल्टी की इनकम रिकॉग्नाइज की जा सकती है. तो बस एक ही लाइन में इसका भी आंसर खत्म हो जाएगा. इंटरेस्ट ऑन टाइम प्रपोर्शन बेसिस और रॉयल्टी ऑन एक्रूअल बेसिस. उसके बाद देखिए, क्वेश्चन 8, SCL Limited sells agriculture products to dealers. One of the condition of sale is that interest is payable at the rate of 2% per month for delayed payment. SCL एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचता है एक डीलर को और कंडीशन सेल की ये है कि इंटरेस्ट 2% के हिसाब से पे करना होगा डिलेड पेमेंट पे. यानी डीलर अगर सही समय पे पैसा नहीं देते हैं तो SCL लिमिटेड क्या करता है, उनसे 2% इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है. परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रिकवरी इज ओनली 10% ऑन सच ओवरड्यू आउटस्टैंडिंग ड्यू टू वेरियस रीजन. इस ओवरड्यू अमाउंट पे इंटरेस्ट का जो परसेंटेज रिकवरी है वो सिर्फ 10% रिकवरी है. मतलब अगर 100 लोग डिले करते हैं पेमेंट में तो कितने लोग इंटरेस्ट देते हैं, सिर्फ 10 लोग इंटरेस्ट देते हैं. मतलब कंपनी तो सिस्टम बना रखी है हम 2% इंटरेस्ट लेंगे पर मंथ के हिसाब से डिलेड पेमेंट पे, लेकिन कोई देता नहीं है कंपनी को. ठीक है, जितना बाकी होता है बस उतना ही पैसा देते हैं, इंटरेस्ट का पेमेंट कोई नहीं करता है. ड्यूरिंग द ईयर 5-6 द कंपनी वांट्स टू रिकॉग्नाइज द इंटरेस्ट रिसीवेबल. कंपनी 5-6 में इंटरेस्ट रिसीवेबल को रिकॉग्नाइज करना चाहती है. डू यू एग्री? क्या आप एग्री करते हो? मतलब वो समझ रहे हो कि नहीं क्या कहना चाह रहा है? वो कह रहा है कि कंपनी अगर 1 महीने से ज्यादा कितने पीरियड पे डे लेती है. अच्छा, कंपनी जो भी समय देती है क्रेडिट का, अगर कस्टमर उससे डिले करता है तो 2% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लेती है. ठीक है, अब 31 मार्च को मान लीजिए 50 लाख रुपए ओवरड्यू हो चुके थे, मतलब समय से ज्यादा हो गया था कस्टमर का. तो कंपनी 31 मार्च को जितना पैसा लोगों का ड्यू हो चुका है जिसपे इंटरेस्ट अब कंपनी को मिलना चाहिए, तो कंपनी इसके 2% के हिसाब से इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज करना चाहती है. पर मंथ के हिसाब से 2% का इंटरेस्ट 31 मार्च को रिकॉग्नाइज करना चाहती है. आपसे पूछ रहा है ठीक कर रही है कि नहीं कर रही है. जब भी कस्टमर डिले कर देता है पेमेंट करने पे, कंपनी उससे 2% पर मंथ के हिसाब से डिलेड पेमेंट पे इंटरेस्ट लेती है. 31 मार्च को जितने लोगों ने डिले कर रखा है ऑलरेडी और पेमेंट नहीं किया है, कंपनी उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे 2% का इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज करना चाहती है. आपसे पूछा है कंपनी ठीक कर रही है नहीं कर रही है? हाँ, ठीक नहीं कर रही है, गलत कर रही है. और कोई? कितने लोग कह रहे हो कंपनी गलत कर रही है, नहीं रिकॉग्नाइज करना चाहिए इंटरेस्ट? कर लेना चाहिए? नहीं कर सकते. पता है आप इनकम को कब रिकॉग्नाइज करते हो? व्हेन देयर इज नो अनसर्टेनिटी. आपको नो अनसर्टेनिटी दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा नहीं आएगा. अरे ये तो साफ साफ कह रहा है 10% पैसा आता है, मतलब ऐसा ही है कि पैसा नहीं आएगा. इसके केस में तो वो सिचुएशन है कि पैसा नहीं आएगा. 10% लोग इसको पैसा देते हैं, 100 लोग में से 10 लोग देते हैं. और हम रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करते हैं? व्हेन देयर इज नो अनसर्टेनिटी. और नो अनसर्टेनिटी का मतलब होता है ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा नहीं आएगा. मतलब 100 लोग में से अगर 95-96 लोग देते होंगे तब ये कहा जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा नहीं आएगा.
ठीक है, तो इसके में नो अनसर्टेनिटी नहीं, इसके में अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होती है। ठीक है ये बात, चलिए लिखिए। देखिए हमने 5 चीजों की हम लोग कुल में मिला के बात कर रहे हैं S9 में। हम लोग सेल ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं, सर्विसेज, सेल ऑफ सर्विसेज की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी की बात कर रहे हैं। और इन सभी जगह पे क्या है, नो अनसर्टेनिटी, ये कंडीशन होगी तभी आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ठीक है, इन सब की जो अपनी अपनी कंडीशन है, अलग अलग, एक एक कंडीशन तो सबकी अपनी है ही है, उसके साथ साथ नो अनसर्टेनिटी सबके साथ अटैच्ड है, और 2 चीजों के साथ सर्टेनिटी अटैच्ड है, एंड दोज आर प्राइस रिवीजन एंड इंश्योरेंस क्लेम। तो नो अनसर्टेनिटी, यहां पे अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है, आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती हो। लिखिए, अकॉर्डिंग टू AS9, revenue recognition revenue can be recognized when its collection, when there is no uncertainty regarding its collection. Here only 10% customer pay interest on delayed payment. That is, the collection is uncertain, collection तो uncertain है, therefore interest income cannot be recognized. So with this we have completed with AS9, हम लोग ने AS9 को कंप्लीट कर लिया है।